आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ लखनऊ के सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें वक्फ की भी अच्छी जानकारी है। इसके अलावा ये अगर लखनऊ में जाने गए, पहचाने गए तो आजादारी मूवमेंट को लेकर 1997-98 में ये उस वक्त प्रकाश में आए जब लखनऊ में आजादारी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था, हर तरफ हंगामा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे और आजादारी पर पाबंदी थी। उस वक्त जमीर नकवी ने आजादारी के लिए काम किया और दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी को आसान करके आजादारी की पाबंदियों और बेड़ियों को खुलवा दिया। उस वक्त दिल्ली के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी भी आजादारी को खुलवाने के लिए लखनऊ पहुंचे और उस मूवमेंट में जमीर नकवी को और इनको साथियों को, जिसमें अब्बास निगार, सबको कामयाबी उस वक्त मिली जब एक मुआहदा हुआ और आजादारी को भाजपा सरकार ने खोलने का ऐलान कर दिया। लेकिन आज जो सूरत हाल है लखनऊ की, लखनऊ जो आजादारी के लिए मशहूर था, जिसकी आजादारी दुनिया भर में मशहूर, जिसकी आजादारी की तर्ज पर भारत के अनेक शहरों में आजादारी कायम की गई, आज उस लखनऊ में आजादारी के नाम पर ना के बराबर आजादारी हो रही है। हम जानना चाहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता जमीर नकवी साहब से कि लखनऊ का जो हाल हुआ है और आज आप कितनी आजादारी देख रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब तक हम लोगों का साथ कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब का रहा, हम लोग शाना बशाना रहे, जिसमें मोहसिन रिजवी एडवोकेट, मरहूम जावेद मुर्तजा साहब, मरहूम अली असर रिजवी साहब, ऐसे बहुत से लोग, और अब्बास निगार साहब, ऐसे बहुत से लोग ऐसे रहे थे जो मुखलिस थे और जिनका कोई स्वार्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई मकसद नहीं था। उनका सिर्फ मकसद उनके नजर में था कि आजादारी बहाल हो। उनका ये मकसद नहीं था कि आजादारी की बहाली की आड़ में उन्हें नौकरी मिल जाए, उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए, या उन्हें ठेके मिल जाए, या उनकी तजारत आगे बढ़ जाए। मगर अफसोस का मकाम यह है कि इस वक्त मौलाना कल्बे जवाद साहब से हम लोगों की दूरी का फायदा उठाते हुए अब मफाद परस्त जुड़ गए हैं। जिनकी वकालत नहीं चल रही वो कल्बे जवाद साहब के एडवाइजर अपने को बताने लगे, जिनकी पत्रकारिता नहीं चल रही है वो आगे आगे रहने लगे, एडवाइस देने लगे। तो ऐसे लोग जब जुड़ जाते हैं और कुछ ताजिर दिमाग यानी बिजनेस माइंडेड लोग जुड़ गए हैं, तो अब मुख्यमंत्री क्या या प्रधानमंत्री क्या, जितने डेलीगेशन जाते हैं बकौल मौलाना कल्बे जवाद साहब के कि वो कोविड कर्फ्यू में लखनऊ से नागपुर का उन्होंने सफर अपनी तकलीफों, जिस्मानी तकलीफों के बावजूद सफर तय किया। और बकौल उनके कि जब मैं मोहन भागवत जी के सामने पहुंचा तो जिस मकसद के लिए मैं गया था वो पता चला कि ये लोग फाइल होटल में रख के भूल गए हैं या जानकर के रख के छोड़ आए हैं, और वहां अपनी फाइलें पेश खोल के सब बैठ गए। कोई चाह रहा था कि बीजेपी के हम प्रदेश के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हो जाएं, कोई कुछ चाह रहा था, कोई अपने को चेयरमैन बनाना चाह रहा था। बहरहाल तो मकसद ये हुआ कि वहां से कल्बे जवाद साहब अपने मकसद से, क्योंकि अपने
निशाना रहता है कि वो मुल्क फतह करे, वो जंग फतह करे। मगर अगर फौज में से गद्दारी होती है तो कमांडर मजबूर हो जाता है। तो इस वक्त जो कल्बे जवाद साहब किबला की फौज है वो नाअहलों की है, वो मफाद परस्तों की है, वो जाहिलों की है, जिनमें सब अनपढ़ गंवार और अपने मकसद को सॉल्व करने वाले लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। लिहाजा यही हुआ कि मुहर्रम के लिए कल्बे जवाद साहब धरना प्रदर्शन पर बैठे। मगर जब कल्बे जवाद साहब के साथ में जो वो क्रिमिनल थे जिनके ऊपर 52 केसेस लगे थे और सरकार का एहसान उनके ऊपर था केसेस हटाने के लिए, तो जाहिर सी बात है सरकार ने अपने जितने गुलाम थे उनको यानी पूरे तरीके से सक्रिय किया और करते हुए कहा कि मौलाना को हटाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर से मुकदमे नहीं हटेंगे। तो किसी सूरत से मौलाना को, अरे भाई वो समझौता हो गया, वो आ गए और सब आर्डर आ गया है और मौलाना को धरने से उठा दिया गया। वरना मौलाना के धरने पर बैठने का नतीजा ये हुआ था कि पूरी सरकार हिल गई थी और अगर मौलाना कहीं 2 दिन बैठ जाते तो पूरे उत्तर प्रदेश में उसी शान और शौकत के साथ आजादारी होती। मगर ये पूरी हार जो हुई है ये उन मुखबिरों की वजह से हुई है जो इस वक्त सरकार के मुखबिर हो चुके हैं, जो सरकारी तंत्र में शामिल हो चुके हैं, जो सरकारी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है आज आप देख रहे हैं कि अगर हक के बाद वरुण गांधी बोले तो वरुण गांधी को निकाल दिया गया, उनकी मां मेनका गांधी को सजा दे दी गई कि वर्किंग कमेटी से हटा दिया गया। जब ये डिक्टेटरशिप का मामला हो तो यहाँ भी भाई एक यानी प्रदेश के उपाध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के, दूसरे मौलाना हबीब हैदर साहब नेशनल कार्यकारिणी में अल्पसंख्यक मोर्चा में पहुंच गए हैं। तो जब मौलवी नेतागिरी में उतर आएगा, हक व बातिल को छोड़ करके अपनी मर्यादाओं को भूल जाएगा और अपना आइडियल रसूल को छोड़ करके किसी और को स्वीकार करने लगेगा, तो जाहिर सी बात है गुमराही जब होगी तो हमारा जो मकसद है उस पर ज़र्ब पड़ेगी और हमें जाहिर हार का सामना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजादारी को छोड़कर राजनीति ज्यादा करने लग गए मौलवी? जाहिर सी बात है भाई, आप उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे हबीब हैदर जुड़े हों, चाहे अमीर शमसी जुड़े हों, चाहे शमील शमसी जुड़े हों, चाहे अली जैन जैदी जुड़े हों या कैसर बाखरी जुड़े हों या अदरवाइज मीसम रिजवी जुड़े हैं, सबका मकसद है कि किसी ना किसी जो वसीम हांडी छोड़ के गए हैं उस हांडी में कुछ अगर खुरचन बाकी हो तो ये भी उसको निकाल लें और पूरे कौम के वक्त को खत्म कर दें। तो मकसद तो यही सामने आ रहा है ना अभी। और कल्बे जवाद साहब किबला क्या है, उनकी या तो मजबूरी है या मजलूमियत है या उनकी सादगी है कि वो पहचान नहीं रहे। देखिए एक चीज मैं बताऊं कि उसूल दीन 5 हमारे यहाँ है, तो अव्वल तौहीद और दूसरे अदल है और अदल के लिए अक्ल की जरूरत होती है और अगर आपके पास अक्ल नहीं है तो सारी चीज बादशाहत भी उसी को दी जाती है जो आकिल होता है। तो अब बताइए अक्ल का यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ कहीं अक्ल का इस्तेमाल मुझे नहीं दिख रहा है। यानी आप और ये अक्ल की बुराई है जो आजादारी से हमें वंचित होना पड़ा। जिस सरकार ने आजादारी हमें दी थी उसी सरकार ने फिर हमें इतना पाबंद कर दिया कि और तो जुलूस हो रहे हैं और तो सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और त्योहार हो रहे हैं सिवाय मजलिसों के। और आज याद सुने रबीउल अव्वल की पहली तारीख आ गई, कोई जुलूस बाहर नहीं निकला। जमीर साहब जुलूस की जो बात आप कर रहे हैं तो ये हमारे उलमा ने, खासकर जिसे आप हम सब रहबर मानते हैं, जिसको ज्यादातर लोग रहबर मानते हैं, उन्होंने खुद कह दिया कि हम जुलूस नहीं मांग रहे, हम जुलूस नहीं उठाना चाहते। तो भाई ये देखिए एक बात बता दे रहा हूं, जब गोली चलने की नौबत थी मैंने कल्बे जवाद साहब को वो भी दौर देखा है
के सामने से गोलियां चल रही थी, पीएसी पथराव कर रही थी। मौलाना नाजिम साहब के इमामबाड़े के सामने खड़े हुए थे, पीएसी ने निशाना सर का उनके लगाया था। अमामे पर ये तो कहिए पत्थर पड़ा, अमामा नीचे आया और मैंने उसको उठाया। तो आप समझ लें कि हालात तो मैंने वो भी देखे हैं जहां कल्बे जवाद साहब अपने मकसद से कहीं हिल नहीं रहे थे, मगर यहाँ क्या मजबूरियां हो गई हैं, किन लोगों के इशारों पर आज काम हो रहा है कि कल्बे जवाद साहब पीछे हो गए। भाई मसला तो ये देखा जाएगा कि इस वक्त की कमेटी कौन है, इस वक्त कल्बे जवाद साहब के इर्द गिर्द कौन लोग हैं जो कल्बे जवाद साहब के हर मकसद को फेल करने में लगे हुए हैं। आप ये बताइए, क्या मौलाना के यानी मन माफिक क्या कमेटी का अनाउंसमेंट हो गया? नहीं हुआ, सिवाय मौलाना रजा हुसैन साहब के। अब आप खुद आप बताएं, इंसाफ करें। तो हमें तो ये लगता है कि सरकार कल्बे जवाद साहब को सिर्फ वही कहा जाए कि भाई वो ये बताते हैं कि देखिए आपके फला को ठेका दे दिया, आपके फला को मैंने ये ठेका दे दिया। देखिए वक्त तो भाई या तो पैसा ले लो या तो मकसद ले लो। आजादारी लखनऊ की जैसे होती थी, सिर्फ लखनऊ में नहीं हुई, उत्तर प्रदेश की बहुत सी जगहों पे आजादारी लोगों ने खुल के की, जुलूस निकाले, मातम किए, मजलिसें की। देखिए मसला यह है कि और जिलों में और कस्बात में किसी सियासी मौलवी की क़यादत नहीं थी, जिसके बिना पर कौम ने पूरे तरीके से वहां पर खुल करके, दिल खोल करके मजलिस मातम सब कुछ किया। जुलूस में भी प्रशासन का सहयोग करते हुए उन्होंने जुलूस इस सूरत से निकाले कि भाई अलम लेकर के या चंद आदमी ताजिया लेकर के या जुलूस लेकर के चंद गिने चुने कोविड का अनुपालन करते हुए कोविड नियमों का चले गए दूसरी जगह जहां जुलूस बढ़ाया जा रहा था, वहां लोग पैदल पहुंच गए, अलग अलग दो चार आदमी करके पहुंच गए, वहां खुल करके मातम का यहाँ का जो जुलूस है और यहाँ का मुहर्रम है और यहाँ की आजादारी है, वो सिर्फ नजर हो गई यहाँ के सियासी उलमाओं की वजह से। कि अगर वो सियासत में ना दखिल हो जाते या उनके चाहने वाले सियासत में ना होते तो यहाँ पर भी वही यानी आजादारी जो थी वो खुल करके हम कर सकते थे। मगर अब मकसद ये है कि उनके मकसद के आगे आजादारी फेल हो गई, यानी आजादारी के जुलूस बहाल नहीं हो पाए। यानी आप इसके लिए मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ साथ हमीदुल हसन साहब, मौलाना आगा रूही और दूसरे मौलानाओं को भी जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी वजह से उन्होंने पहल नहीं की, उन्होंने बैठकें नहीं की, उन्होंने आजादारी को उरूज देने या बरकरार रखने के लिए उस पर गौर नहीं किया, मीटिंग नहीं की और उसके लिए सरकार से जहां बात करनी चाहिए थी वहां बात नहीं की, इसलिए आप उनको भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्यों नहीं? इसके लिए लखनऊ में जितने मौजूद उलमा हैं, जितने उलमा कराम हमारे हैं, वो सभी जिम्मेदार हैं इसके लिए। क्या मिंबर पर सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाने के लिए और अपना रोब और दबदबा कायम करने के लिए मिंबर है, कुर्बानी देने के लिए नहीं है। मैंने इसी वक्त बोर्ड के मसले में दौड़ते हुए अब्बास नासिर सईद साहब को नंदी के घर पर देखा, मैं शाहिद हूं उसका। तो अब आप बताइए, आरूही साहब के साहबजादे यानी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर नंद कुमार नंदी के घर पर पहुंच सकते हैं शेख कालीदास मार्ग पर? क्या जुलूस के लिए रोड पर नहीं आ सकते थे? आजादारी के अब आखिरी एक हफ्ते बचे हैं और इसमें आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं? हम लोग तहरीक चलवाने वाले हैं, हम लोग लिखा पढ़ी करने वाले हैं, हम लोग पोस्टर चिपकाने वाले हैं, हम लोग बैनर लगाने वालों में हमने अपने लोगों को शरीक रखा है। मगर आगे हमने कायद बनाया, कायदे मिल्लत बनाए, हम लोग का कमाल। कहीं आपको कहीं पर ना अब्बास निगाट नजर आएंगे, कहीं ना अंजुमन रज़ाकाराने हुसैनी नजर आएगी, सिर्फ कल्बे जवाद साहब रखा। ठीक उसी तरीके से जैसे आज आप देख रहे हैं
कि बीजेपी गायब है, मोदी मोदी है। तो वही हम लोगों ने किया कि संस्थाओं तक को हम लोगों ने पीछे कर दिया, अपने लोगों तक को पीछे कर दिया कि भाई एक कायद हमारा आगे रहेगा, कायद मजबूत रहेगा तो हम उसके रायबरी में हम सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। मगर इस वक्त कायद जो हमारा है वो उसकी मिसाल यही है कि चंदन के पेड़ में जैसे सांप लिपटे होते हैं, वैसे हमारे कायदे मिल्लत के यानी कायदे मिल्लत के इर्द गिर्द जो सांप है, उन सांपों ने अच्छे लोगों को दूर कर रखा है। क्या आप लोगों को अफसोस होता है कि जिसको कायद बनाया शायद न बनाया होता तो ये हालत ना होती? नहीं, देखिए एक बात बता रहा हूँ, कोई काम अफसोस के लिए नहीं कर सकते, कह सकते हैं क्योंकि हमारे मौलाना कल्बे जवाद साहब का जहन, दिल और दिमाग सब पाक और साफ है। मगर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो दूसरों के कहने से अमल हो जाता है वो गलत हो जाता है। तो अब यहाँ पर कल्बे जवाद साहब को अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई हक और बातिल में उनको इम्तियाज रखना चाहिए, अच्छी और बुरी बात की उनको पहचान होनी चाहिए, कौन सही मशवरा दे रहा है, कौन गलत मशवरा दे रहा है, इससे तीसरे आदमी को भी घायल करना चाहिए ताकि उनको सही मशवरे से नवाजा जाए। अब जाहिर सी बात है, किसी लौंडे ने कह दिया कि ये काम करना है, वो खड़े हो गए। किसी ने कहा भाई कब्रिस्तान ये देखे ये सभासद आए हो, ये आपके पास आए हो, ये दीवार उठवा रहे। अब आपने ये नहीं सोचा कि वहां कब्रें भी मेजबान होंगी, वहां पर सभासद ने बुलडोजर चलवा दिया। वो तो 20 बार कह रहा है कि मैं मौलाना के यहाँ सुबह गया, शाम गया, दोपहर गया। भाई आपके पास तो क्लिप भी होगी, भाई क्लिप वायरल हो रही है। तो जब सुबह गया, शाम गया, दोपहर गया, तो क्या नाश्ता करने गया था या चाय पीने या चौखट चूमने? किस लिए वो गया था? आखिर जब उसका मकसद हल हो गया, जब बात किसी मकाम पर पहुंच गई, तब वो बुलडोजर लेके पहुंचा है। और जब मैं थाना वजीरगंज के कोतवाल से बात कर रहा हूं तो कोतवाल साहब फरमा रहे कि ये नगर निगम की जमीन है जो उसको रेनोवेट करा रहा नगर निगम। अब आप बताइए, आपके वक्फ के कागज हो तो आप लेके आइए मेरे पास। तब नसीर साहब ने शिया वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं उन्होंने लेटर जारी किया 14 तारीख को। तो भाई आप ये देखें कि एक कुछ लोगों के बहकावे की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया, कितनी मरहूमीन की कब्र यानी मुनहदिम हो गई, कितने पर बुलडोजर चल गया। आखिर उनकी रूहें तो तड़प गई होंगी, उनके वर्षा से पूछिए जिनके वारिसान की वहां कब्र है। तो आप इसको क्या कहिएगा? अब आप बताइए, इतना कदीमी और तारीखी कब्रिस्तान, वो सब कल पार्क बन रहा था, परसों प्लाटिंग हो जाती, सब मुस्तफीद हो जाते हैं। पाकिस्तान का मामला जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, इसमें तो आप सीधे सीधे मौलाना कल्बे जवाद साहब को दोषी ठहरा रहे हैं। तो मौलाना को तजिया, भाई एक बात आप हमें बताइए, तो जाहिर है जब आपके आदमी किसी शय के तहत, आपके किसी इशारे के तहत सभासद आपसे बात करने के बाद ये काम कर रहा है, वो काम कैसे भाई आपके सर नहीं आएगा? उसमें तो आपका नाम आ ही जाएगा, चाहे मैं लूं या ना लूं। और मुझे अफसोस है उनकी जात जो दिन ब दिन मजरू हो रही है, उनके कामों पर जो ज़र्ब पड़ रही है, उसका हम लोगों को भी दिली तकलीफ है। क्योंकि हम लोग एक दिन के साथी नहीं हैं, हम लोग मतलब के साथी नहीं हैं। उनके साथ हम जेल भी गए हैं, तो हम लोग वो साथी है जो आजादारी एजुकेशन में जेल तक के हम लोग रहे। जेल ही में अली कांग्रेस की बुनियाद डाली गई, उसमें भी हम लोग शरीक रहे। तो आप ये बताइए कि अब अपने ही हम कायद के जो हमारे इस वक्त लोग जो आ गए हैं उनके इर्द गिर्द, तो उनकी वजह से ज्यादा तकलीफें हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि हमारे कायद जो हैं वो ना अक्ल से काम ले रहे हैं ना समझ से काम ले रहे हैं। कम से कम उनको इतना तो इम्तियाज रखना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सही मशवरा दे रहा है कोई गलत मशवरा दे रहा है। अगर सही मशवरा कोई दे रहा है तो 10 ने कह दिया नहीं नहीं साहब ये गलत है, गलत, आप ऐसे नहीं ऐसे। अब बताए जोगला के मशवरे पर आप चलेंगे? एक आलिम
अगर जाहिलों के मशवरे पर अमल करने लगे तो ये तो गलत बात है। अकबर जैसे जाहिल को उनके नौरत्नों ने अकबर द ग्रेट बना दिया, और कल्बे जवाद जैसे आलिम को उनके जाहिलों ने किस मकाम पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज उनके ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल ज़मीर नकवी का ये बेबाक इंटरव्यू इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि उन्होंने बिना डरे मौलाना कल्बे जवाद का नाम लेकर उन्हें न सिर्फ बदअक्ल, बददिमाग, दूसरों के हाथों में खेलने वाला, वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचाने वाला, ग़ीबत करने वाला, मस्जिद और इमामबाड़े के मेंबर से झूठ बोलने वाला बताया है। हमें लगता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि चापलूसों के बीच घिरे रहने वाले और अपने को कौम का रहबर समझकर हर मसले में दखल देने वाले इस नाम नेहाद मौलवी को अपनी औकात पता चल जाए। हम चारदा मासूमीन के वास्ते से दुआ करेंगे, आप सभी आमीन कहें कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। इनकी हिदायत में ही कौम की भलाई है। अगर हिदायत नहीं मिली तो न जाने ये मौलवी कौम की कितनी वक्फ जायदाद को बर्बाद करेगा, कौम में नाइत्तेफाकी पहुंचाएगा, कौम की कितनी बदनामी कराएगा। आज जो मौलवी मस्जिद में खड़े होकर झूठ बोल रहा है, ग़ीबत कर रहा है और बोतान लगा रहा है जो इस्लाम में हराम है, वो कल को हम जैसे लोगों को जान से मारने का हुक्म भी दे सकता है। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये मौलवी जिस जर्नलिस्ट को पागल और दीवाना बता रहा है वो मैं हूँ, और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप पता करें कि मैं जर्नलिस्ट हूं या नहीं। अगर मैं जर्नलिस्ट हूं तो आप इस झूठे मौलवी पर लानत करें। मैं हरगिज सफाई न देता, लेकिन ये भोले भाले कौम के लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाता है। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं पिछले 25 साल से जर्नलिज्म के क्षेत्र में हूं। मैं दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त जर्नलिस्ट हूं और पार्लियामेंट को कवर करता हूं। इनके रिश्तेदार शकील शमसी मुझे 25 साल से जानते हैं। वो हमारे दोस्त और बड़े भाई की तरह हैं। हमारे दोस्त और हमदर्द और मशहूर वकील अफजल इमाम साहब ने महाराष्ट्र से फ़ोन कर हमें बताया कि मौलाना कल्बे जवाद ने आज जुमा के खुतबे में हमारे ख़िलाफ़ कुछ बातें कही हैं और उस पर हमारा बोलना ज़रूरी है, इसलिए हम उनके हुक्म की तामील करते हुए कुछ बातें कर रहे हैं। इस पर हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। एक दरख्वास्त कौम से भी है कि उन्हें अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, बल्कि हकीकत की तलाश खुद करना चाहिए कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना सच। अगर ये सच्चे और अच्छे होते तो मौलाना आगा रोही, मौलाना हामिदुल हसन, मौलाना सैफ अब्बास, मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी, शाहगंज की शबनम रिजवी, दिल्ली के सरफराज, दौंडी के हसन अहमद वो छम्मन वगैरह वगैरह इनकी ज़ात और काम पर सवाल नहीं उठाते। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।